तेरी जुल्फ नहीं हूं के बिखर जाऊंगा। आंधियां भर की चलेगी तो समझ जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं के बिखर जाऊंगा। हादसा ऐसा तेरे शहर में कर जाऊंगा, कोई खिड़की न खुले हो गुजर जाऊंगा। मुझको फूलों के बदन कैद नहीं कर सकते, मैं तो झोंका हूं महक लेके गुजर जाऊंगा। और तुझसे पिछड़ा तो मत पूछ किधर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। मुझको फूलों के बदन कैद नहीं कर सकते, मैं तो झोंका हूं महक लेके गुजर जाऊंगा। तुझसे पिछड़ा तो मत पूछ किधर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। और मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। इतना अच्छा सुन रहे हैं, इतना अच्छा। मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, कहना नहीं है। और समझिए कि श्वेता जी बहुत अच्छा पढ़ रही थी, बहुत अच्छा। देखिए खाना खाते समय पति अगर अचार मांग ले तो आप पक्का समझिए कि सब्जी में दम नहीं है। क्या हमने कहा, सुन रहे हैं क्या? खाना खाते समय पति अगर अचार मांग ले तो आप समझिए कि सब्जी में दम नहीं है। और ये भी समझिए कि उस पति में भी दम नहीं है जो कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। आइए मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ कि एक कवि को आप सुने। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना एक ऐसा नाम है पूरे देश में, और देश ही में नहीं, देश से बाहर ये नाम गया। और इस नाम को पूरे देश में, देश से बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर मान सम्मान मिला, प्यार मिला, आदर मिला। और हास्य के बड़े अच्छे कवि हमारे बीच हैं, बड़े अच्छे संचालक भी हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं हमारे बीच उपस्थित हैं। दरअसल मैं जिनको पढ़वा रहा हूँ अभी इनका मकाम है नहीं, था भी नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं कि आप चूंकि फरमाइशें हैं सीओ साहब की भी हैं, आदरणीय विष्णु सक्सेना साहब के लिए हैं, कुंवर जावेद साहब के लिए हैं, सज्जाद झंझटी साहब के लिए हैं, और उधर समझिए कि चांदनी शबनम हैं। तो मैं समझ रहा हूँ और हमारे बीच तनहा साहब जो व्यंग के बड़े प्रसिद्ध रचनाकार हैं, उनके लिए भी हैं। तो मैं डॉक्टर सर्वेश अस्थाना साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर सर्वेश अस्थाना साहब का इस्तकबाल करें। अगर इसी को जोरदार ताली कहते हैं तो मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। अभी श्वेता ने एक पंक्ति ऐसी पढ़ी कि मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा तुम मेरे इश्क की चाबी बन जाओ, मैं इश्क का ताला है, तुम चाबी बन जाओ। एक दिन मेरे मन में उठी, अगर मैं डॉक्टर टाइप का होता तो मैं क्या कहता? मैं नहीं कह रहा इश्क का ताला है, तुम चाबी बन जाओ। मेरे मन में आया कि मैं कहूँ कि बड़ी मेहरबानी होगी, तुम मेरे छोटे भाई की भाभी बन जाओ। इस माइक में मजा नहीं आ रहा, ये तय है, तो कुछ गड़बड़ कर रहा है। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। मगहर के बहुत अच्छे युवा साथियों, मैं भी जब आपकी उम्र का था तो मैं भी ऐसे वहाँ बैठ के इसी तरह शोध करता था। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी से यहाँ खत्म करूँ और वहाँ
महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। ताली तैयार रखना। अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शंकर कैमूरी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मुझे अपनी स्थिति बिल्कुल जंगल के बंदर की तरह महसूस हो रही है। हमारी सूरत में मचाओ वो भी वैसी है। क्या था, शेर जंगल का राजा था। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए शेर राजा। तो जंगल वाले ऊब गए, बोला एक ही राजा है, बदलो। तो युवा किसको बनाया जाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाया जाए। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसा शंकर कैमूरी को संचालक बना दिया गया। तो बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोले राजा साहब, शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आज चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए हुए पेड़ के नीचे बैठा। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। बकरी रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए, नहीं तो शेर खा जाएगा बच्चे को। अब बंदर ने जो जवाब दिया है उसमें अगर आपको हिंदुस्तान की सियासत दिखाई पड़े तो इतनी बढ़िया तालियां बजाना कि मैं जिंदगी भर याद रखूं कि मैं चौथी बार जब मगहर गया तो इतने अच्छे से हमारे युवा साथियों ने सुना। बकरी ने कहा जल्दी बचाइए, नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं। हमारे पुलिस के भाई खड़े हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मुझे पुलिस देख के डर लगता है। मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं है, पुलिस को देख के डर लगता है। मैं टिकट लेके ट्रेन में चढ़ता हूँ तब भी टीटी आता है तो डर लगता है। इससे सिद्ध होता है कि मैं पैदाइशी डरपोक हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ में विधानसभा मार्ग है। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। तो विधानसभा मार्ग में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, उधर भी बहुत सही लोग बैठे हैं, मुझे नवाजेंगे। बहुत लोग मिल जाते हैं, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी नेता। अभी इलेक्शन के पहले मुझे वहाँ पे एक गिरगिट मिला। आप लोग गिरगिट जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, हमसे वैसे होते हैं बताते नहीं। गिरगिट जानना क्या होता देख ही रहे हैं लोग। भाई तो बेटा बोल रहा है, आनंद करना थोड़ी देर में। तो आनंद क्या है, मैं हास्य का कवि हूँ, गंभीरता की बात मुझसे बचती नहीं और न मुझसे हो पाती। मुझे लगता है कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, खिलखिलाहट रहे, आनंद रहे, बस वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्म है। तो विधानसभा मार्ग पे एक दिन मुझे एक गिरगिट मिला। मैंने उस गिरगिट से बात की, छोटी सी बात की। आप आनंद लेना और बहुत अच्छी तारीफ देना। शोर इसलिए मत बजाना कि कभी कभी अच्छी बात भी मैं बोल देता हूँ। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर, लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को समझा सकते हैं? अच्छी पंक्तियां सुनना प्यारे दोस्तों। अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं, कंपैरिजन करके। गिरगिट बोला अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। अगली पंक्ति पर मैं जान जाऊंगा मेरे युवा साथी मेरे साथ हैं कि नहीं। बोला अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं आप हमें सुनेंगे कि नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा हमको सुनने में बहुत खुश हो गया। इतना से मेरा काम हो गया है, पेमेंट मिलेगा नहीं ये भी बताया जा चुका। दिक्कत की बात नहीं। हमारे पुलिस के भाई खड़े बड़ी मेहनत करते हैं, रात भर खड़े रहते हैं, तब हम लोग शांतिपूर्वक काम करते हैं। अभी जब ये परिवहन एक्ट आया, बहुत मजेदार घटना बताने जा रहा हूँ। पुलिस के भाई आनंद लेना आप लोग भी, और हमको छोड़ देना, हमको यहाँ से बाहर
110 रुपए। मैं कहाँ का आता हूँ? 110 रुपए थे तो मैं लेकर निकला। गोमती नगर में रहता हूँ। घर से निकला, सच्ची घटना है, भगवान कसम सच्ची घटना है। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छी है, दिल्ली की पुलिस बहुत खराब है। आप कोई अपराध करिए पकड़ के बंद कर देंगे। हमारे यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, जो दे दो चुपचाप रख लेते। देखिए और मजेदार। तो हम घर के पास नहीं चौराहे पर, देखो जब तक हमसे जुड़ोगे नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। आवाज तेज करो, आवाज। खत्म करूँ सब शोर मचा लेना मेरे सम्मान में, मैं आपके सम्मान में मचा लूंगा, ठीक है। तो मैं धनिया लेने निकला, 110 रुपए थे। विष्णु भैया बिल्कुल सच्ची घटना है। घर के पास चौराहे पे चेकिंग हो रही थी, मैंने हेलमेट नहीं लगाया था। हमको रोक लिया, बोले तुम हेलमेट नहीं लगाए हो, 1000 रुपए फाइन पड़ेगा। हमने कहा भाई साहब 110 लेके निकला हूँ, धनिया लेके जाना है। आप भी शादीशुदा है, समझते हैं कि धनिया लेके जाना ही होगा। मेरे पास 110 है, 100 आप ले दीजिए। अच्छी पुलिस थी, मान गई, दे दिया। फिर मैं आगे बढ़ा, आप भी सर आनंद लीजिएगा, बहुत मस्ती की बात है। मैं आगे बढ़ा, तब तक सोचा कि अगर आगे फिर चौराहे पे जांच हो रही होगी तो मेरे तो 100 रुपए जा चुके हैं, अब मैं क्या करूंगा। तो मैं वापस गया। हमने कहा भाई साहब अगर फिर आगे जांच हो रही होगी तो मैं क्या करूंगा। बोले कुछ नहीं, कोई रोके तो कह देना पेप्सी। मैं अगले चौराहे पे पहुंचा, जांच हो रही थी, उसने रोका, हमने कहा पेप्सी, बोला जाओ। हम चले गए। फिर हमने सोचा पेप्सी तो है ही है, आप पहले लखनऊ घूम लें। तो हमने पूरा गोमती नगर पेप्सी से घूमा। अपनी धनिया लेके घर आ गए। दूसरा दिन मैं सवेरे निकला, हेलमेट भी नहीं लगाई, कागज भी नहीं रखे क्योंकि पेप्सी थी मेरे पास। अब आनंद लेना, मेरे घर के पास ही चौराहे पर वही जांच हो रही। मैंने जलवे के साथ मोटरसाइकिल रोकी और कहा पेप्सी, बोला अबे किनारे लगा, आज कोका कोला है। लेकिन मैं बताऊं एक बात बताऊं, जैसे पुलिस है, नेता है, ये हम लोगों के प्रतीक होते हैं, लेकिन मैं सलाम करता हूँ खाकी वर्दीधारियों को कि ये रात रात भर जागकर हम लोगों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। खास प्रयास इनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम भले कुछ कह दें, लेकिन हमारी आत्मा जानती है, हमारा जहन जानता है कि ये लोग जितनी मेहनत करते हैं। एक बार हमारे पुलिस के भाइयों के लिए मैं छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कविता है। मैं फ्रेंच में दाढ़ी रखे हूँ, आधी दाढ़ी है मेरी। मैं पहले क्लीन शेव रहता था, बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। ब्यूटीफुल हैंडसम तो मैं आज भी हूँ, लेकिन तब ब्यूटीफुल टाइप का था। भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ कभी नहीं बोलता। हम 10 भाई बहन हैं, 10 भाई बहन हैं, क्योंकि उस जमाने के जब 10 भाई बहन इसलिए होते थे कि अंग्रेजों से लड़ना होता था। अब एक होता है। अब मेरी बात अगर समझ में आ जाए तो मगर जो अवध का अंतिम छोर है, ये इतनी तालियां बजाए कि मुझे लगे कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में आए। 10 भाई बहन हम तब होते थे जब अंग्रेजों से लड़ना था, मुल्क को आजाद कराना था। अब एक बच्चा होता है क्योंकि अब हमें गरीबी से लड़ना है, भुखमरी से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है। मैं क्लीन शेव रहता था, मेरी शादी नहीं तय हो पा रही थी, कोई ससुर आता ही नहीं था। कोई ससुर नहीं आता, भगवान का कोई ससुर नहीं आता। और एक आया किसी तरह, एक आया, हमको देखा, चल दिया। पिताजी ने पूछा भाई साहब आप क्यों जा रहे हैं? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने दूसरे दिन से पूरी दाढ़ी रखी ऐसे पूली पूली सी। दूसरा आया, हमको देखा, वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया, बीच का रास्ता, लेकिन तब भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में कवि सम्मेलन था, विष्णु सक्सेना, ताराचंद तना, शंकर कैमूरी, ये तीनों आए हुए थे। मेरे घर में दोपहर के खाने पे बैठे, पिताजी मुंह लटकाए बैठे। विष्णु जी ने पूछा चाचा जी क्या बात, आप इतने दुखी क्यों है? बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना, जुड़े कहा कि चाचा जी इससे क्या बात, आप इतने दुखी क्यों? पिताजी बोले किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा हमारे यहाँ कोई अच्छा या बुरा काम जब कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। ताराचंद तना तो चुपचाप बैठे रहे, वो छोटे बोले नहीं। तो शंकर तैमूरी को कहते हैं कितना अच्छा बोल रहे हैं, वहाँ भी बोले
भाई साहब ऐसा करो कि सर्वेश का एक वैवाहिक विज्ञापन निकलवा दो, अखबार में शादी के विज्ञापन छपते हैं वो निकलवा दो, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो हमारा विज्ञापन निकलवाया गया, लेकिन विज्ञापन छपे उससे पहले एक तीसरा आया। उसने हमको देखा, इतना हिम्मती ससुर था मेरा जो बाद में नहीं हुआ। सीओ साहब को मेरे पिताजी से कह रहा है कि अस्थाना जी एक बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ। पिताजी थोड़ा संभले की हो सकता है, हाँ कर दे। बोले ऐसा है अस्थाना जी, आपका लड़का हमें पसंद नहीं है। उसकी ये हिम्मत। मेरे पिताजी ने तुरंत बदला लिया, और मेरे पिताजी ने जो बदला लिया तो उस पर आपकी ठाके की तालियां बजनी चाहिए। उसने कहा कि अस्थाना जी आपका बेटा हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे पिताजी बोले भाई साहब पसंद तो हमको भी नहीं है, तो क्या घर से निकाल दें? तो मेरा विज्ञापन छपा अखबार में, अखबार का नाम नहीं बताऊंगा। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छपी। अब हम निश्चिंत हो गए कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, हमको कुंवारा ही रहना पड़ेगा। और चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ का हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन हमारे लिए प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल। हमने मन ही मन उनसे पूछा, हाथ से कहाँ से निकल सकता है, ये आप बस अपने भीतर मुस्कुराहटें दबा करके देखिए, बसा करके देखिए। पिताजी की उम्र 80 साल थी। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, विष्णु जी इसके गवाह भी हैं। तो पिताजी मुंह लटकाए बैठे हुए, तो उनकी उम्र 80 साल थी। हमने पूछा पिताजी आप मुस्कुरा के ताली बजा देना, मैं तर जाऊंगा। हमने पूछा पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया है कि अपने लिए निकलवाया है? तो उसी से कविता बने थी। आदरणीय चौबे जी सुनिएगा कि पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। खरीद फरोख्त वाले, मेरा वर्णन खरीद फरोख्त वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया। अब कविता समझते चलिएगा, आनंद की यात्रा करते रहिएगा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरे बारे में सब कुछ निविदा सूचना के बिकाऊ माल में खा गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहते हैं। देखिए मैंने इसलिए कहा हिंदी में कि जो शब्द आपको समझ में आ जाए वो हिंदी, जो न समझ में आए वो अंग्रेजी। तो बस यही है, आप सब भाषाओं के शब्दों को लेते रहिए, आपकी भाषा मजबूत हो जाएगी। उर्दू ने क्या किया, दुनिया की तमाम भाषाओं के लफ्जों को लिया और उसको बड़ा किया। अंग्रेजी ने क्या किया, दुनिया के तमाम शब्दों को लिया और उसको बड़ा किया। मैं हिंदी से भी कहता हूँ कि तमाम शब्दों को लो तो हिंदी जो है हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में फैल सके। तो अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। मैं जब ये कविता सुनाता हूँ तो मुझे वास्तव में सब याद आ जाता है, मुझे भूख खूब हंसी आती है। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, टेंडर आने लगे, टेंडर पड़ने लगे। युवा साथियों आनंद लेना, भविष्य में आपके साथ भी यही घटेगा। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, जानकारी ले लेते, मुस्कुराहट बढ़ाइएगा। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथे पे ढाके में पंडाल पड़ जाना चाहिए। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा शादी योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की। हमारे अखबार के साथी बैठे, मैं भी पत्रकारिता से हूँ। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में। मैं आप सबको हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, ये कविता मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है। इस कविता में नहीं चिल्लाना नहीं भैया, चिल्लाना नहीं। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरे छोटे भाई।
अगर बड़े भाई को आप इस तरह से चिल्ला करके नवाजेंगे तो जो आपके छोटे भाई होंगे जब आप किसी मकाम पर खड़े होंगे तो भी आपको इसी तरह से चिल्ला करके हटाने की कोशिश करेंगे। हम लोग आपका मेहमान हैं, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। कबीर यहाँ पर मर गए, पूरी दुनिया में फेमस है। मैं चाहता हूँ कि कबीर के बगल में मेरी भी बने है ना? कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब जिनके घर में बहन है वो गंभीरता से सुने, जिसके घर में बेटी है वो गंभीरता से सुने, और सारे लोग सुने जिनके घर में बच्चियां हैं। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, हुजूर कौन है आप? अगर आपको लाइन समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ तो आप धीरे धीरे जुड़िएगा। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, हुजूर कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। पढ़ी लिखी जवान बेटी, यहाँ पर तालियां बजा सकते थे तो आपको। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप, आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा शादी योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम नहीं दे पाऊंगा। आप इशारा समझ रहे हैं, यहाँ से लेके वहां तक। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य। आप मुझे हताश मत कीजिएगा। जितने भाई यहाँ बैठे हो वो शामिल हो, जितने पिता बैठे हो शामिल हो, जितनी माएँ बैठी शामिल हो। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। और अगली लाइन अगर आपके हृदय पर ठक से लगे तो उसको ताली में तब्दील कर दीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक गरीब बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं समझ गया कि आपके पास अगर कविता रखी जाएगी, शायरी रखी जाएगी तो आप जरूर बहुत अच्छे से सुनेंगे। और आप मुझे हताश मत कीजिएगा, क्योंकि वह गरीब बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा और मेरी समझदार बेटी। पंडाल की अगली सब में जो लोग बैठे, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं उम्र में, पीछे जो बैठे वो युवा वर्ग बैठा हुआ है। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके समर्थन में ताली बजाइएगा। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा। अब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में हिंदू मुसलमान सब दहेज से पीड़ित हैं। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और गरीब माँ बाप की बेटियां, मंच को समर्पित करता हूँ और मंच को समर्पित करता हूँ, और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, मेरी कविता समाप्त हो रही है, तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता और बहुत प्रसिद्ध स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर। बहुत बहुत